दरोगा जी, एक बार कंपटीशन चल रहा था इंटरपोल का। इंटरपोल के कंपटीशन में पूछा गया कि कौन सी पुलिस बेस्ट है। तो एक कंपटीशन रखा गया कि निर्धारण करेंगे कैसे। निर्धारण करने के लिए प्रतियोगिता रखी गई। बोला गया कि करतनिया घाट के जंगल में एक बंदा एक हिरन डाल दिया गया है, एक भैंस चली गई है, उसको जो पहले खोज कर ले आएगा करतनिया घाट से वही बेस्ट पुलिस होगी। अब भैया पहले स्पेन की पुलिस गई, 10-20-25 मिनट बाद वो आई और उसने एक हिरन खोज के दे दिया, कहा ये हिरन है, लीजिए भाई। 25 मिनट के अंदर स्पेन की पुलिस ने खोज दिया। उसके बाद आया इंग्लैंड की पुलिस को खोजने के लिए। इंग्लैंड की पुलिस ने 18 मिनट में खोज दिया, कहा ये लीजिए आपका हिरन आपके सामने रहा। जब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात आई तो उसमें से चुना गया कि कौन सा ऐसा जाबाज है जहां एशिया की नहीं विश्व की सर्वाधिक बड़ी पुलिस का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति भेजा जाए जो पुलिस का मान सम्मान बढ़ाए। आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी को भेजा गया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आए तो फिर एक SIT बनाकर भेजी गई कि जाके चेक करे आइए क्या हुआ है। जब जंगल में जाते हैं, दृश्य देखते हैं, अगर आपको लगे कि धर्मराज कवि शायर जी को मंच पर बुलाने के लिए इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो ताली से स्वागत करिएगा। मंच के अंदर टीम जाती है और देखते हैं एक बंदर को उल्टा लटका के धर्मराज सर दे पट्टा दे पट्टा दे पट्टा। सबने पूछा भैया क्या हो गया, क्यों इसको मार रहे हो? बोले मैं इसको 1.5 घंटे से पीट रहा हूं कि बोल मैं हिरन हूं, बोल मैं हिरन हूं, ये मान नहीं रहा कि मैं हिरन हूं। ऐसे चैंपियन व्यक्ति को मंच पर बुलाता हूं धर्मराज कवि शायर जी का। एक बार जरा तालियां बजाइए और बताइए कि आप किसको सुनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अगर माइक वाले भैया इको हो तो खत्म कर दो यार। है खत्म लेकिन कर वो दिए? ना खत्म कर पाएंगे ना बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने जितनी मेरी तारीफ करनी थी की। मैं बताता हूँ आपको वास्तव में क्या है कि लोगों को खास करके कवि समाज को थोड़ी थोड़ी हमसे जलन होने लगी है। हाँ, ये तो है। थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि धर्मराज कवि शायर कविता करते हैं, लिफाफा लेते हैं, पैसा लेते हैं। यकीन मान लीजिए कि इन कवि साहब लोगों का साथ करके मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। कुछ भी भला नहीं हुआ। रात रात भर कविता पढ़वाते हैं, इसके बाद पेमेंट के नाम पर कभी 500 कभी 1000 पकड़ा दिए तो पकड़ा दिए, नहीं तो कहते हैं अभी तुमको सिखा रहे हैं। इससे बेहतर पेमेंट मैं अपने थाने पे ले लेता था। ये बढ़िया है। एक बार ताली बजाओ, मजा आ रहा है तो यार है? बस ऐसे हंगामे के साथ सुनो। 3 लाइन की केवल कविता सुनाता था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मेरा मन करता था उतना पेमेंट लेता था भाई साहब। मेरी कविता होती थी पहली लाइन कि ये जो पकड़ा गया है ये किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। वाह। किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन मेरी होती थी वो ये होती थी कि इसको हवालात में डाल दो। और तीसरी लाइन जो सब आप लोगों ने सुनी है कि मामला बड़े साहब के नॉलेज में है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप यहीं बहराइच के होकर के श्रावस्ती क्यों बताते हैं। वास्तव में एक कारण है, मैं बहराइच का पढ़ा लिखा हुआ हूँ, बहराइच का ही हूँ। बहराइच से केवल 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, श्रावस्ती से 52-50 किलोमीटर दूर है मेरा घर। बावजूद इसके मैं श्रावस्ती बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये कवि लोग कविता से अपने समुद्र पाठ देते हैं, कविता से अपने समुद्र पाठ देते हैं, दूध से पूरी मलाई छांट देते हैं। वाह। कविता से अपने समुद्र पाठ देते हैं, दूध से जैसे मलाई छांट देते हैं। यहीं का मैं हूं, बताता नहीं क्योंकि ये लोकल के नाम पर पेमेंट काट देते हैं। वाह। अब बताओ इनसे हम पेमेंट बार बार क्यों कटवाएं अपना? तो इसलिए नहीं। और मैं जब से आया हूं माला पहनाया गया, गुलदस्ता दिया गया, खूब स्वागत हुआ। एक छोटा सा निवेदन मेरा है। वो निवेदन इस तरह है कि काले के साथ में
लाल का भी ध्यान रहे। वाह। काले के साथ में लाल का भी ध्यान। लाल का भी ध्यान रहे। देना है जवाब, उस सवाल का भी ध्यान रहे। आहा। काले के साथ में लाल का भी ध्यान रहे। देना है जवाब, उस सवाल का भी ध्यान रहे। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम है। माला पहनाने वालों, माल का भी ध्यान रहे। आहा, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया सर। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे अवतार लेना चाहता हूं बहराइच साइड में। हमने कहा प्रभु अवतार न लीजिए, दिक्कत होगी। वो द्वापर युग था, निभ गया, अब नहीं निभेगा। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो 4 लाइन में मैंने दिक्कत बताई कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। वाह। आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। आहा। और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां। तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। अरे गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। वाह 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 वाह। देखिए इधर भर्तियां बहुत निकली, सिपाही बने, लेखपाल बने, दरोगा बने, तमाम तरीके की भर्तियां आई। अब चूंकि भर्ती बालिग होने के बाद होती है, तमाम कुंवारे भर्ती हुए, बहुत बड़ी संख्या में कुंवारे लड़के भर्ती हुए, बहुत बड़ी संख्या में। अब उनके यहाँ जब लड़की वाला शादी करने के लिए जाता है तो उनके घर वाले कहीं बताते हैं कि अभी हम 4 साल शादी नहीं करेंगे, हमारा लड़का PCS की तैयारी कर रहा है, हमारा लड़का IPS की तैयारी कर रहा है। और लड़का 4-4 सिम रखे हैं, 4-4 मोबाइल रखे, हर 4 मोबाइल में 4-4 सिम रखे हैं। वाह। तो ऐसे लड़कों के लिए जो नौकरी पा गए हैं और शादी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक 4 लाइन में कहिए तो एक सलाह दे दूं। स्वागत सर, स्वागत। दे दूं कि दूर से नहीं किया तो पास से हो जाएगी, आहा। दूर से नहीं किया तो पास से हो जाएगी, तो पास से हो जाएगी। आम से नहीं किया तो खास से हो जाएगी, दूर से नहीं किया तो पास से हो जाएगी, आम से नहीं किया तो खास से हो जाएगी। और नौकरी करके इश्कबाजी जो झाड़ोगे तो शादी फिर एक ही दरखास्त से हो जाएगी। वाह वाह वाह। नहीं, ताली नहीं बजा रहे भाई, ये गलत बात है, ताली बजाओ आप लोग, ऐसे नहीं मजा आएगा। लगातार कविताएं पढ़ता हूं, अपनी समझ से बहुत अच्छी कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा करियर नहीं सेट हो पा रहा है। केवल हंसते क्यों भाई? हंसो तो ताली भी बजाओ। हाँ, करियर नहीं सेट हो पा रहा है। मैं बताता हूं, मैं एक जगह कविता पढ़ने गया, मैंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता सुनाई। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, न हंसा न मुस्कुराया न उसने तालियां बजाई। मैंने कहा भाई, मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, तुम न हंसे न मुस्कुराए न ताली बजाई, क्या मेरी कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा तुम्हारी कविता बहुत पसंद आई, मगर एक बात है। हमने कहा क्या बात है? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। वाह। तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा भैया वो परिस्थितियां रही होंगी, मैं पुलिस की भूमिका में था, तुमने 2 गलतियां की होंगी, एक तो कोई अपराध किया होगा और दूसरे मुझको कुछ दिया भी नहीं होगा। संचालक जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया होगा जी। तो मैं आज पुलिस की भूमिका में नहीं, कवि की भूमिका में हूं। मैंने 10 बार भी चालान किया हो तो उसको भूल जाओ। उसने कहा मैं भूल जाता हूं, आप सुनाइए। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भैया
अब क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम अपना चालान भूल गए हो। उसने कहा मैं अपना चालान भूल गया हूँ, लेकिन एक बात भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अच्छा, जय हो जय हो जय हो भैया, जय हो। एक बार ताली बजाओ, फिर आगे बढ़ाया जाए मामला। जय हो। खोल करके बताता हूं, आप सबकी इतनी तारीफ इन्होंने की, लेकिन मैं बताता हूं आप लोगों की इतनी ज़्यादा गड़बड़ी है, इतना भेदभाव करते हो, इतना पक्षपात करते हो, जिसको मैं बता नहीं सकता हूं। क्यों? मैंने एक जनता के एक आदमी को पकड़ा, हमने कहा कि तुम हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो? वही काम जब लेखपाल तुमको वही चीज़ देता है तो उसकी तारीफ करते हो, वही चीज़ हम देते हैं तो हमारी बुराई करते हो। तो उसने कहा कौन सी चीज़? तो हमने कहा पट्टा। हमने कहा ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? वो पट्टा देता है उसकी तारीफ करते हो, हम पट्टा देते हैं हमारी बुराई करते हो। तो उसने जो बात बताई वो मैं बताता हूं। उसने कहा क्यों हम तारीफ करते हैं, क्यों बुराई करते हैं? उसने कहा कि दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं। जो पट्टे हैं, लेखपाल का जो पट्टा है और जो पुलिस का पट्टा है, दोनों में फर्क क्या है? कि दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं। दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं। दोनों में दो तरह नजारे नजर आते हैं। दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं, दोनों में दो तरह नजारे नजर आते हैं। और देता पटवारी तो जमीन दिखाई देती, देता पटवारी तो जमीन दिखाई देती, आप देते तो दिन में तारे नजर आते हैं। अभी एक जौनपुर की घटना हुई, बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। उस घटना के बारे में मैंने 3-4 मुक्तक लिखे हैं। अगर पहला वाला आपको पसंद आया और आप लोग पहुंच गए तो 2-3 और सुनाऊंगा, और अगर पहला नहीं पसंद आया तो फिर 3-4 और सुनाऊंगा। अब वो भी नहीं आया तो 10-20 सुनिएगा। दिल जमा था, जौनपुर की घटना को ध्यान करिएगा। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। दिल जमा था, जमा दिल बुजुर्गों के लिए भी समझ लीजिएगा एक सीख है, और नौजवानों के लिए भी सीख है कि दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पे, उस बात में ही मर गए। अभी पहुंचा नहीं है, केस पूरा खोलता हूं, उसके पहले ताली मत बजवाओ। कि दिल जमा था, दिल के ही जज्बात में वो मर गए। मरते थे जिस बात पे, उस बात में ही मर गए। और थे 75 के चचा, थे 75 के चचा, 35 पे दिल आ गया। थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया। शादी उससे करके सुहाग रात में ही मर गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया विवेचना करी सर। और बढ़ावें और बढ़ा दें। स्पेशलिस्ट है, केस स्पेशलिस्ट है सर। लोगों ने पूछा क्यों मरे, क्यों मरे चचा? 75 साल के चचा सुहाग रात में ही क्यों मरे? तो जो मैंने वजह बताई, तमाम वजह, उसमें आप लोग अगर समर्थन करेंगे तो और मजा आएगा। कवि के पास तो कविताएं वही रहती हैं, आप लोग ताली बजा देते हैं और मजा आ जाता है, एकदम धुआंधार आ जाता है। मैंने बताया क्यों मरे, कि गजल के बाद रुबाई भी मार देती है। गजल के बाद रुबाई भी मार देती है, और मीत से अपने जुदाई भी मार देती है। गजल के बाद रुबाई भी मार देती है, मीत से अपने जुदाई भी मार देती है। और समझ कर सोच कर ऐ दोस्त इस्तेमाल करें, समझ कर सोच कर ऐ दोस्त इस्तेमाल करें। डोज से ज्यादा दवाई भी मार देती है। क्या कहने भाई, वाह वाह। हंसी लग रही तो ताली बजाओ भाई।
हाँ, ऐसे नहीं मजा आएगा, बता दे रहा हूं। मेरी एक मांग है, भरिए सर। मेरी एक मांग है उन चचा के लिए। क्या मांग है? कि हिज्र की बातें न हो, हिज्र की बातें न हो, अब दीद का दर्जा मिले। हिज्र की बातें न हो, अब दीद का दर्जा मिले, और छोड़कर पीछे मुहर्रम, ईद का दर्जा मिले। वाह। हिज्र की बातें न हो, अब दीद का दर्जा मिले, छोड़कर पीछे मुहर्रम, ईद का दर्जा मिले। और इश्क की जो राह में, इश्क की जो राह में कुर्बान चच्चा हो गए, कुर्बान हुए हैं। इश्क की जो राह में कुर्बान चच्चा हो गए, मांग मेरी है उन्हें शहीद का दर्जा मिले। वाह 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 वाह। मांग मेरी है उन्हें शहीद। पुलिस में भर्तियां निकलती रहती हैं, अभी फिर से दरोगा की भर्ती आ गई है, फार्म वार्म लड़के भर दिए हैं। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए जी। मैंने कहा पूरा कोर्स तो नहीं बताऊंगा, 4 लाइन में बताता हूं। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा कि पुलिस में आने के लिए कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, वाह। 5 सेमी सीने को फुलाना ना चाहिए, वाह। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना ना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना ना चाहिए। जिंदाबाद भाई, क्या कहने। वाह वाह। आप लोग कब सम्मेलन यहाँ करवा रहे हैं? ऐसा नहीं, हम लोग नहीं कराते हैं। मैं कोतवाल था, मैंने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया। ये कवि लोग जो बैठे हुए हैं, जो त्याग, तपस्या, बलिदान, भारत, चीन, बॉर्डर, पाकिस्तान की बात करते हैं, जब इनके पेमेंट की बात आती है तो भाई साहब 25 पैसा नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। ये हकीकत है। मैंने कहा कि कब सम्मेलन कराना है, नवल से बात किया, विकास भाई से बात किया, सब ने कहा कि भैया आ जाएंगे। किसी ने 25,000 बताया, किसी ने 50,000 बताया, किसी ने हवाई जहाज़ का टिकट भेज दिया कि अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ से आऊँगा, जो लोकल के थे। मैंने कहा आओ, कब सम्मेलन होगा। थाने में कब सम्मेलन हुआ, बहुत धुआंधार, बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ। ये लोग जब चलने लगे, जिसका 25,000 तय था 25,000, जिसका 50,000 तय था 50,000, जिसका 1 लाख तय था 1 लाख, मैंने ईमानदारी से हाथ में रख दिया। विकास भाई की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, लेकिन आज मैं जान गया। तो हमने कहा क्या जान गए? तो इन्होंने कहा मैं जान गया कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। मैंने कहा हम सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा क्या अब हम जा सकते हैं? तो हमने कहा यार कविता हो गई, कब सम्मेलन हो गया, पेमेंट हो गया, आप जाओ। ये लोग चल दिए। रास्ते में चौराहा पड़ता था, चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। वाह। ताली बजाओ यार, ऐसे नहीं, हंसते नहीं हैं, ताली बजाते हैं। हमने चेकिंग लगवा दिया। नवल सुधांशु जो कि प्रसिद्ध गीतकार हैं श्रृंगार के, लेकिन उस दिन इनके मन में क्या आया कि ये वीर रस में पढ़े कि देश के देशद्रोहियों को मैं पिस्तौल से मार दूंगा, वाह। पिस्तौल से मार दूंगा। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखा। हमने कहा नवल भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। वाह। इन्होंने कहा दादा पिस्तौल नहीं है, वो तो केवल कविता थी। मैंने कहा नहीं, अगर बात बयान में आ गई है तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि तलाशी ले लो, नहीं है। हमने इनको 100 कदम दूर हटाया
और फिर इनकी गाड़ी की तलाशी ली। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। विकास जी कहने लगे कि पिस्तौल बरामद हुई नवल के पास से, नवल जाने उनका काम जाने, हमको जाने दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया, हमको अपने मुखबिर से ये पता चला है कि ये पूरा गिरोह नहीं सरगना रहा है, ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है और बहुत पैसे लेकर के आया है। इनको गुस्सा आ गया, कहने लगे कि गिरोह क्या साथ में रहा है? आपकी आंखें फूट गई हैं थी, आपके थाने पे कब सम्मेलन हुआ था? आप खुद गवाह हैं। मैंने कहा भैया मैं गवाह जरूर हूं, लेकिन यकीन मानिए पुलिस की गवाही अदालत में मानी नहीं जाती है। वाह, जिससे जो तय था सबसे धीरे धीरे वापस, सबसे धीरे धीरे वापस। इन्होंने कहा फिर जब पैसा वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों? मैंने कहा जो दिया था वो मेरा फर्ज था, और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। और आगे फिर सुनाता हूं आपको। यहां मातृशक्ति बैठी, नारियां बैठी हुई हैं। 4 लाइन की मैं प्रार्थना करता हूं, और अगर आप लोगों को लगे कि सही प्रार्थना कर रहा हूं तो इसी तरीके से जिस तरह से सुनते आ रहे हैं। जब टाइम होने लगे कि संचालक जी इशारा कर दीजिएगा। हम पढ़ते समय इतना लीन हो जाते कि हमको पता नहीं चल पाता है कि अब हमारा टाइम हो रहा है, तो आप धीरे से इशारा कर दीजिएगा। बस ऐसे पीछे आप देख लीजिएगा, इशारा कर। अच्छा हाँ ठीक है। तो 4 लाइन की प्रार्थना मैं नारियों के लिए करता हूँ, जो है जो यहाँ बैठी हुई हैं सबके लिए, जो जहाँ है उसके लिए 4 लाइन की प्रार्थना करता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग ताली बजा करके मेरा कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के, वो आ गया, समझते हो आप लोग कि कीड़े हैं उड़ रहे हैं, क्या करेंगे, है ना, स्वल्पाहार नहीं है, नहीं, अंदर नहीं जाने दिया। कि हंसी आपके लिए देवियों, कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, और कंचन कमनीय काया बनी रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके। हमारे बड़े बाबूजी बैठे हुए हैं, इनको प्रणाम करता हूं, और भाभी जी भी उपस्थित हैं अगर मैं गलत नहीं हूं इधर। तो बस ऐसे बंधे रहना है। एक बार ताली बड़े बाबूजी के लिए तरफ मार दें। कि पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। कहने वाह 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 वाह। मेरे ऊपर एक आरोप लगता है, मेरे ऊपर एक आरोप लगता है कि जो मेरी लेडी फैन हैं, महिलाएं फैन हैं, लड़कियां फैन हैं, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूं, और जो लड़के मेरे फैन हैं, पुरुष फैन हैं, उन पे मैं कम ध्यान देता हूं। ये आरोप लगता है। आपकी उपस्थिति को साक्षी मान करके मैं एक बात क्लियर करता हूं कि ये जो आरोप लगता है मेरे ऊपर, ये एकदम सही है। मैं ऐसा क्यों करता हूं कि अगर एक लड़की आपको फॉलो कर ले तो 400 लड़के बिना कहे फॉलो कर लेते हैं, और एक अगर अनफॉलो कर दे तो 400 नहीं 1600 लड़के अपने आप किनारे हो जाएंगे। तो जब तुम अपनी इज्जत नहीं करते हो तो हम कितनी इज्जत करें यार। मैं ऐसा क्यों करता हूं मैं बताता हूं कि अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहां जाएंगे, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहां जाएंगे, और बेहया के पेड़ हैं हम। अरे ताली मांग रहे हैं, मौन वो कर। नहीं, अगर हम अपने बेहया के पेड़ कह रहे हैं तो आप ताली बजा रहे हो, हंस रहे हो। हम आपको बेहया कहेंगे तब, हैं?
कि बेहया के पेड़ हैं हम अपने आप बढ़ रहे, बेहया के पेड़ पाले पोसे कहाँ जाएंगे, और बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं। व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे, बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं। व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे, अरे बर्फी जलेबियां जब साथ में हमारे होंगी, तीन कोन वाले फिर समोसे कहाँ जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ बुलाने के लिए भाई शिवेंद्र जी का, आप सबका एक एक तरफ से नाम लेना संभव नहीं, आप सभी लोगों का, जो लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, हमारे तो जितने भाई हैं सब आए हैं, भतीजे जितने हैं सब आए हैं, पटदार उटदार और जितने मास्टर, मतलब कुल मिला के बहुत लोग हमको सुनने के लिए आए, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, कवियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार उनके लिए मैं चाहता हूँ आप लोग ताली बजा दें। तो ये अच्छा नहीं, अपनी जिम्मेदारी भी तो, अब हम इतने वैधा भी नहीं कि आयोजक का आभार न व्यक्त करें, तुम लोग फिर कह दो कि वो तो बड़ा घमंडी था। हैं? आप सबका मन हो तो एक थाने की रामलीला एक कविता है, मैं सुना दूं, तो एक बार आदेशित कर दीजिए जरा सा। और मैंने थाने पर जब रामलीला कराई तो क्या घटना दुर्घटना हुई, मैं थाने का कोतवाल था, मैंने थाने पर रामलीला कराई, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था, एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी, और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। वाह वाह। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था, मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था। उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था कि साहब आप बबूल को आम बना रहे हैं, साहब आप बबूल को आम बना रहे हैं, और जो रावण से भी गया गुजरा है उसको राम बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये रामलीला को नया मोड़ देगा, आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा, अरे 100 रुपया नहीं छोड़ता है, अयोध्या की राजगद्दी क्या ये छोड़ देगा? रामलीला अलग चलेगी, ये अपना नाटक अलग गाएगा। रामलीला अलग चलेगी, अपना नाटक अलग गाएगा। अगर कोई डीलिंग वाली बात आ गई तो रोल छोड़ेगा, वहीं से भाग जाएगा। आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। कोई भी हथियार, कोई भी वाहन अगर आपका थाने में दाखिल है तो उसको बोलते हैं माल मुकदमाती, उसकी जिम्मेदारी थाने की दीवान की होती है, हेड मुहर्रिर की होती है। अब कविता का आनंद लीजिए कि आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। धनुष टूटते ही थाने का हेड मुहर्रिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था वो माल मुकदमाती था। हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में माल तलब है, अब आप ही बताइए कौन सा धनुष पेश करेंगे। मैंने एक तरकीब बताई जो हेड मुहर्रिर को भा गई, तब तक पुरातत्व की टीम थाने पर आ गई। पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, हमारा थाना, हम थानेदार, उल्टा जलवा बताओ हमको दिखाने लगे। मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया, मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया। अगले दिन 50 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ पुरातत्व वालों को ही अदालत में पेश किया।
थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। मेरा काव्य पाठ समाप्त होता है। एक 4 लाइन है जो कि आप लोगों ने इतना स्थान दिया, उसको इतना वायरल किया कि मैं जब भी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालता हूं, मिलियन के नीचे आप लोगों ने कभी रुकने नहीं दिया, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप लोग आदेश करें तो 4 लाइन सर पढ़िए, वो कई बार आदेश कर चुके हैं। वहाँ वाला पढ़े जा रहे हैं, वही इंतजार कर रहे हो। हमने कहा कि उसके साथ एक बात है कि जब अभी चंद्रयान 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो मतलब लोग पूछते हैं कि वहाँ चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा क्या है। तो सबसे पहले रूसी यात्री गया, वहाँ गया तो उसको एक लोहे का संदूक मिला। उस संदूक में ताला लगा हुआ था, उसने चाबी से ताला खोला, संदूक खोला, उसमें अष्टधातु का कोई पत्र निकला, वो पढ़ने की कोशिश किया, हिंदी में लिखा हुआ था, पढ़ नहीं पाया। आकर अपने देश की संसद में बताया कि कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ नहीं सका हूं, शायद देवनागरी लिपि में है। तब यहाँ से जो है राकेश शर्मा जी को भेजा गया, वो जाकर के चंद्रमा पर उसी तरह के तरीके से उस बक्से को खोले और उस अष्टधातु के पत्र को निकाले और उसमें जो लिखा हुआ था वो पढ़े। वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो। वाह भाई, उठाइएगा और ये अंतिम मुक्तक है, जोरदार तालियों से विदा करिएगा। बहुत वायरल पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं धर्मराज साहब। कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, और गद्दा जस मजा दरी में न पई हो। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो।